हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से एक नए सेशन को, जिसमें कि जो है बिहार एसएससी के द्वारा जो है 2025 में जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो है साइंस जो भी पूछा जाएगा उस सारा सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, और ये आज जो है उसका मॉक टेस्ट हम लोग लगाएंगे। वो मॉक टेस्ट का आज एक पहला टेस्ट है। इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार एसएससी का जो है 10+2 लेवल का वैकेंसी आया था 2023 में ही, तो उसका जो है एग्ज़ाम डेट जुलाई में लगभग संभावित है। ठीक, उसके बाद देखिए एएसओ का बहाली आने वाला है CGL 4 के तहत, एसएसओ, और देखिए बीएसओ का भी बहाली आ चुका है। इसमें भी सेम सिलेबस है। तो देखिए एक और आपको बहाली आया है बीपीएससी एएसओ का। ठीक, किसका आया है? तो बीपीएससी एएसओ का, उसका भी सेम सिलेबस है। 25 उसमें भी साइंस पूछा जाएगा। तो हम लोग आज 25 क्वेश्चन का एक श्रृंखला लाए हैं, जो कि डेली एक एक सेट को लाएंगे, तो उसको हम करते रहेंगे। ठीक, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस आज जो 25 क्वेश्चन हम लाए हैं उस 25 क्वेश्चन का सोर्स क्या है? तो देखिए ये 25 क्वेश्चन जो है, ये देखिए एडुटेरिया के द्वारा एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। किसके लिए? तो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी यानी कि बीएसओ के लिए। ठीक ना, जो कि बिहार एसएससी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। ठीक है, ये तो अपर लेवल का पोस्ट है, तो इसी के लिए लाया गया है। ठीक ना, तो इसमें भी 25 क्वेश्चन साइंस का है, तो इसी का आज हम लोग, इसमें टोटल 15 सेट है। 15 सेट का हम डेली एक एक सेट का साइंस करते जाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग पहला सेट का यानी कि इसका जो है आपको सेट नंबर फर्स्ट का हम जितना भी साइंस का क्वेश्चन है यानी 25 क्वेश्चन उस सभी को हम लाए हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक है? ठीक है, देखिए त्वरण सबसे पहले हम समझते हैं कि त्वरण होता क्या है। ठीक, कहता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु है जिसका माना कि अभी वर्तमान में वेग u है और ये वेग आगे जा कर के v हो गया, यानी कि वेग में जो परिवर्तन हुआ इसका जो दर होगा, यानी कि माना कि t समय में हुआ, तो वही हो जाएगा आपको त्वरण हो जाएगा। यानी कि त्वरण को a से डिनोट किया जाता है। a बराबर हो जाएगा आपको v माइनस u बटा टी हो जाएगा। यही हो गया आपको वेग में परिवर्तन की दर। v माइनस u बटा टी क्या हो गया? ये हो गया आपको वेग में परिवर्तन की दर। तो ये इसी के बराबर होता है त्वरण। ठीक, तो आप देखिए ये क्या हो गया, ये v माइनस u जो इसका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा तो एक प्रकार का वेग ही आएगा, यानी कि वेग बटा समय हो गया। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा आपको मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और देख लीजिए कि त्वरण का बीमा क्या होता है। तो देखिए बीमा हम निकाल लेते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो मीटर के लिए m के लिए l लिख देंगे और समय के लिए t लिख देंगे। लेकिन इसमें क्या है? पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि प्रति सेकेंड हमको दिया हुआ है। ठीक, तो इसका बीमा हो जाएगा, ये देखिए इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट साइड में देखिए लिख देते हैं फर्रेस में क्या होगा इसका बीमीय सूत्र इसका हो जाएगा। अभी आपके सामने हम निकाल लेते हैं क्या होगा। तो m के साथ कुछ नहीं है, तो m0 l और t पावर -2 हो जाएगा। ठीक, ये इसका हो गया आपको बीमीय सूत्र। ठीक, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश वर्ष आखिर होता क्या है। देखिए प्रकाश जो है यानी कि कोई भी लाइट है वो निर्वात में जो है, अगर देखिए प्रकाश द्वारा जो है निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी, यानी कि कोई भी प्रकाश है निर्वात में जो है एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा उसी दूरी को कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितना मीटर के बराबर होता है? यानी कि 1 लाइट ईयर, यानी कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो ये आपको होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक नहीं, मीटर में इसके बराबर होता है। देखिए इससे बड़ा मात्रक होता है आपको पारसेक। तो एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? देख लेते हैं इसको भी, ये भी बार बार पूछा जाता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अब देखिए यही जो है आपको मीटर में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा?
3.08 गुना 10⁻16 मीटर हो जाएगा। ठीक नहीं, हमसे पूछा है कि एक प्रकाश वर्ष का मान मीटर में कितना होगा। तो मीटर में देखिए 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच विद्युत जो बल होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कूलम्ब के नियम को समझते हैं। कूलम्ब का नियम जो है कभी भी लागू होता है तो ये दो आवेश के बीच लागू होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे हम दिए हुए हैं, पहला आवेश है आपको Q1। देखिए पहला आवेश क्या है, तो ये Q1 है और दूसरा आवेश है Q2 और इसके बीच कुछ ना कुछ दूरी है। ठीक, इस दूरी को आर मान लेते हैं। ठीक, इस दोनों के बीच की दूरी आर हो गया। ठीक, देखिए न्यूटन कहते हैं, ये कूलम्ब का नियम जो होता है इसका पहला पॉइंट कहता है कि ये जो कूलम्ब का नियम जो कहता है, जो इसमें विद्युत बल होगा यानी कि F जो होगा ये आपको समानुपाती होगा किसका, तो ये जो Q1 इंटू Q2 का, यानी कि इस दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट F समानुपाती हो गया आपको Q1 इंटू Q2। ठीक, अब देखिए F जो है ये विद्युत कर्मानुपाती किसका होता है, तो इस दोनों के बीच का दूरी कितना है, तो R है, तो इसके वर्ग का विद्युत कर्मानुपाती होता है। ठीक, तो इसके वर्ग का यानी कि बीच के दूरी के वर्ग का विद्युत कर्मानुपाती होता है। जब देखिए इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती का साइन लगाएंगे, ऊपर में देखिए Q1 Q2 बटा में R² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समानुपाती का साइन हटाने के लिए कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू को रखते हैं, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू को रखेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा R² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए K क्या है, तो K एक प्रकार का नियतांक है यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है और K का मान क्या होता है, देखिए K का वैल्यू रखा जाता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ठीक, कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमको क्या कहा है कि कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदुओं का आवेश के बीच जो विद्युत बल लगता है वो क्या होता है। तो सबसे पहला बात है कि विद्युत बल क्या होता है, उस दोनों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसके बाद जो है आपको उसके बीच के दूरी के वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती होता है। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, एरोन कहा है कि आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के विद्युत कर्मानुपाती नहीं है, बीच की दूरी के समानुपाती होता है, यहाँ विद्युत कर्मानुपाती दिया हुआ है, तो ये कथन तो गलत है। बी नंबर में कहा है कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के विद्युत कर्मानुपाती, आवेश का मात्रा क्या हो गया Q1 इंटू Q2 इसके विद्युत कर्मानुपाती, उसके बीच की दूरी के समानुपाती नहीं, ये गलत है, बीच की दूरी के विद्युत कर्मानुपाती होता है, ये उल्टा पॉइंट दे दिया है। ठीक है, सी नंबर में कहा है कि आवेशों की मात्रा गुणनफल के समानुपाती, सही बात है, आवेश के मात्रा समानुपाती होते हैं और उसके बीच के दूरी के वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती होता है, सही बात है, ये तो कथन सही दिया हुआ है। तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ठीक है, तुरंत ये बताए थे, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किस लिए किया जाता है। देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है ये किस चीज़ को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको गैल्वेनोमीटर जो है ये विद्युत धारा के उपस्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई भी चालक तार है उसमें विद्युत धारा की उपस्थिति है या नहीं है, तो उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये विद्युत धारा की उपस्थिति को जाँचने में, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ मापक यंत्र है विद्युत से संबंधित, सारा को हम लोग देख लेते हैं। देखिए आमीटर, आमीटर क्या मापता है, आमीटर, ये आमीटर जो है ये आपको मापता है विद्युत धारा को, क्या मापता है ये, तो ये मापता है विद्युत धारा। ठीक है, देखिए वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्ट मीटर, तो देखिए ये वोल्ट मीटर मापता है आपको विभवांतर या वोल्टेज को मापता है, विभवांतर को मापता है वोल्ट मीटर। उसके बाद ये दोनों देख लीजिए। ठीक है, और एक और यंत्र है आपको पायर हेलियोमीटर, क्या है, पायर हेलियोमीटर, पायर हेलियोमीटर, इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग होता है आपको सूर्य से आने वाले सौर विकिरणों को ये मापता है। ठीक नहीं, क्या करता है ये, सूर्य से आने वाले सौर विकिरण को मापता है, सौर विकिरण को ये
मापता है। तो ये सारा यंत्र के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए कुछ उपकरण है और वो ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है सबको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला उपकरण है आपको डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए अगला उपकरण है आपको विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद है विद्युत सेल। ये क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब इंजन क्या करता है, तो ये ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत बल्ब ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा दोनों में बदलता है। यहाँ हमसे पूछा है यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ये कौन करेगा, तो डायनेमो करेगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा असंजक बल का उदाहरण नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम समझते हैं ससंजक बल और असंजक बल क्या होता है। देखिए ससंजक बल क्या होता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे ही हम कहते हैं ससंजक बल। तो कोई भी एक पदार्थ है उसके अणुओं के बीच जो है जो कार्य करेगा बल, तो उसे हम क्या कहेंगे, ससंजक बल, ठीक ना। जैसे देखिए पानी का बूंद है, इसमें देखिए सब कण एक दूसरे से चिपका रहता है, यानी कि एक दूसरे के जो है ये आकर्षण कर रहा है एक ही पदार्थ, ठीक। तो ये क्या हो गया, ससंजक बल हो गया। अब देखिए आसंजक बल। आसंजक बल क्या होता है कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आसंजक बल कहते हैं। जैसे देखिए भिन्न भिन्न पदार्थ के बीच कोई भी वस्तु है, वो जल में कोई वस्तु है भीग गया, तो ये देखिए कोई भी, ये देखिए आपको एक कांच का टुकड़ा है, इस पर आप जल दीजिएगा तो जल से भीग जाता है। देखिए क्या हुआ, तो ये एक जल है अलग पदार्थ और ये कांच है अलग पदार्थ, अलग अलग पदार्थ के बीच ये कार्य किया, ये क्या हो जाएगा, असंजक बल हो जाएगा, ठीक है। देखिए ब्लैक बोर्ड पर जब हम चौक से लिखते हैं तो ये हो गया आपको ब्लैक बोर्ड, और इधर हम चौक से लिख दिए तो ये ब्लैक बोर्ड अलग पदार्थ हो गया, चौक अलग पदार्थ हो गया, तो दोनों के बीच लगा तो क्योंकि असंजक बल हो गया। ये हमसे पूछा है कि असंजक बल का उदाहरण नहीं है, तो देखिए ए नंबर का है ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना, तो अलग अलग पदार्थ है, तो ये असंजक बल हो ही गया। बी नंबर का किसी वस्तु के जल से भीगना, तो तुरंत बताए थे कांच को जल से भिजाए थे, तो ये असंजक बल का उदाहरण है। सीम का है कि जल से भीगी हुई दो प्लेटों को आपस में चिपकना। देखिए जल से भीगा हुआ दो प्लेट, इसको आपस में चिपकाएंगे तो इसमें क्या होता है, तो ये प्लेट नहीं चिपकता है, इस पर जो जल से भीगा हुआ इस जल का बूंद कुछ न कुछ है, इस पर भी कुछ न कुछ बूंद है, ये दोनों बूंद ही आपस में चिपकता है, यानी कि ये समान पदार्थ के बीच लगा है, तो ये क्या हो गया, ससंजक बल हो गया। लेकिन ये असंजक बल का उदाहरण नहीं है, ये ससंजक बल का है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ससंजक बल और असंजक बल को इधर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप मौजूद होता है। कोई भी बहती हवा है, हवा बह रहा है, तो उसमें क्या होगा, तो बह रहा है यानी कि वो गति में है, तो गति में तो उसमें केवल गतिज ऊर्जा होगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में हम कुछ और जान लेते हैं। गति ऊर्जा जो होता है इसका फार्मूला होता है, इसके देखिए काइनेटिक एनर्जी से इसको डिनोट किया जाता है इंग्लिश में। इसका फार्मूला होता है हाफ mv², ठीक। इसमें देखिए m क्या है, तो द्रव्यमान है, v है वेग। इसे पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी किस किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। और देखिए काइनेटिक एनर्जी कैसी राशि है, तो यह एक प्रकार का अदिश राशि है, ठीक है। और जितना भी गतिज ऊर्जा है यानी काइनेटिक एनर्जी है, इसका मान जो है आपको सदैव धनात्मक होगा, ठीक ना, सदैव धनात्मक इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति कैसा होगा। देखिए बैरोमीटर के बारे में हम अच्छे से इसका डिटेल से जान लेते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, एक यंत्र है बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि मौसम संबंधित पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरेगा तो क्या होगा, तो आंधी आने की संभावना है, ठीक ना। जब देखिए बैरोमीटर का पाठ्यांक आपको एकाएक नीचे गिरने लगा तो क्या होगा, तो आंधी आने की संभावना है। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा, वर्षा होने की, एकाएक गिरेगा तो आंधी और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। तो बैरोमीटर का हम सभी स्थिति को देख लिए हैं। तो ये आप क्वेश्चन बनाते हैं, कह रहा है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होगा, तो ऊपर चढ़ा तभी तुरंत देखे थे क्या हुआ, जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होगा, तो ये मौसम साफ हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है मौसम साफ होना, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि दिन साफ होने की संभावना है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यही है बैरोमीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए सर्वप्रथम जो खोजा गया था हार्मोन
और उसका नाम क्या है, तो वो है आपको सिक्रीटिन हार्मोन, ठीक ना। जो सिक्रीटिन हार्मोन है यही सबसे पहले खोजा गया था, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जो सिक्रीटिन हार्मोन है इसका यूज क्या है, तो ये सिक्रीटिन हार्मोन जो है क्या करता है आपको कि मानव शरीर के जो ना पूरे शरीर में ये पानी के होम्योनिटिस को नियंत्रण करता है, कि पानी का जो होम्योनिटिस होता है उसी को ये नियंत्रित करता है, ठीक है। अब देखिए बी नंबर में दिया है आपको सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन इसका कार्य क्या है कि शरीर के समान एवं संतुलित वृद्धि करना। कोई भी शरीर है उसका समान रूप से उसका संतुलित वृद्धि करना किसका है, तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन का कार्य है। देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन है सी नंबर में, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या कार्य है कि ये दुग्ध ग्रंथि से दूध के स्राव को प्रेरित करना, यानी कि दूध ग्रंथि जो है उससे दूध का स्राव हो उसको प्रेरित करना ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य है। और एड्रेनल हार्मोन जो है आपको एड्रेनलिन हार्मोन, इसका कार्य क्या है, तो ये जो है एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, तनाव की स्थिति में ये पैदा होता है। जब कोई भी तनाव, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो लरो या उरो हार्मोन कहते हैं, यानी कि इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो इसे लरो या उरो भी कहते हैं, ये तनाव की स्थिति में पैदा होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है। देखिए रक्त समूह टोटल होता है 4 गो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 3 रक्त समूह है, ए, बी और ओ। इस तीनों का खोजकर्ता कौन है, तो इस तीनों के खोजकर्ता हैं कार्ल लैंड स्टीनर है, ठीक है। कौन है, तो कार्ल लैंड स्टीनर है, कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक ना। ए बी और ओ तीनों खोजकर्ता कार्ल लैंड स्टीनर है। और एक चौथा है आपको ए बी रक्त समूह, ठीक। तो इसका खोजकर्ता है आपको डिकस्टलो है, ठीक ना। डिकस्टलो इसका पूरा नाम है आपको वॉन डिकस्टलो, ठीक। तो ए बी के खोजकर्ता कौन है, डिकस्टलो हो गया। अब देखिए क्या है सब में से कि ए बी रक्त समूह जो है इसमें जो है ना आपको एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ये हमसे पूछा है कि एंटीजन किस में, तो एंटीजन जो होता है ये ओ रक्त समूह में जो है आपको एंटीजन अनुपस्थित होता है, ठीक ना। यहाँ ए बी में अगर पूछता तो उसमें एंटीबॉडी उपस्थित होता है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित एक और पॉइंट दे देते हैं कि देखिए ए बी रक्त समूह जो है इसको हम कहते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वग्राही कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सभी रक्त समूह को जो है ग्रहण कर लेगा। और ओ रक्त समूह को कहते हैं सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी को ये रक्त दे सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ा कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे बड़ा जो होता है कोशिकीय जीव ये आपको एसिटेबुलेरिया है, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एसिटेबुलेरिया। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि सबसे बड़ा कोशिकीय जीव देख लीजिए एसिटेबुलेरिया। और सब देखिए सबसे छोटा कोशिकीय जीव क्या है, तो ये आपको माइकोप्लाज्मा है, ठीक है ना। इसको याद रखिए, लिख लीजिए कॉपी पर। सबसे छोटा कोशिकीय जीव क्या है, तो माइकोप्लाज्मा है, ठीक। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो यह है आपको शुतुरमुर्ग का अंडा है। और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो ये आपको अंडाणु है। और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका ये शुक्राणु होता है, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका पूछेगा मानव शरीर में तो वो हो जाएगा आपको तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका जो होती है इसकी लंबाई होती है आपको 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन है। सबसे पहले जानते हैं कि जंतु जगत का पहला समूह कौन है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है आपको ऑर्थोपोडा है। और दूसरा संघ क्या है, तो ये मोलास्का है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए मोलास्का संघ का जंतु है, तो इसमें उत्सर्जन जो होता है ना आपको किडनी द्वारा होता है। और इसका देखिए कुछ कुछ उदाहरण है, वो सबको देख लेते हैं क्या है। तो आपको ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस। उसके बाद देखिए सीप, काइटन, हेलिक्स, ये सब क्या है, तो मोलास्का संघ का जंतु है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। देखिए हल्दी का जो पीला रंग होता है ये आपको कुरकुमीन के कारण होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुरकुमीन, ठीक। अब कुछ और है, जैसे देखिए सेब है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दे दिया है कि एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन का किसका वर्णक है, तो देखिए सेब का जो लाल रंग होता है, यानी कि सेब का लाल रंग, ठीक ना, ये क्या करता है, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। आप देखिए यहाँ कैरोटीन है, कैरोटीन में जो है आपको गाजर का जो रंग होता है वो होता है कैरोटीन का रंग। देखिए बी नंबर में दिया है आपको लाइकोपिन। तो लाइकोपिन क्या होता है, तो टमाटर का लाल रंग, टमाटर का
लाल रंग क्या होता है आपको, लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, यहाँ हमसे पूछा था हल्दी का पीला रंग, तो ये कुरकुमिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है। देखिए कोशिका दो प्रकार का होता है, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है आपको प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, तो ये पूर्णतः विकसित होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्णतः विकसित नहीं होता। इसी कारण से जो है इसमें श्वसन का कार्य जो है आपको मीसोसोम के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीसोसोम। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य ऊर्जा में संचित होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कोई भी पौधा है, हरा पौधा, वो क्या करता है कि सूर्य से प्रकाश लेता है, उसके बाद क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करता है, प्रक्रिया कर लेता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसका देखिए रिएक्शन क्या है कि 6CO2 प्लस 12H2 जो कि सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना लेगा, तो ये C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6 ऑक्सीजन बनाएगा, यानी कि C6H12O2 क्या हो गया, तो ये आपको हो गया आपको ग्लूकोज। तो यानी ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा है। तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डीपीडी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। देखिए डीपीटी टीका जो है ये किसके लिए किया जाता है, कि डी से डिप्थीरिया हो गया, फिर से प्रोपेटस और टी से टेटनस। प्रोपेटस को काली खांसी कहा जाता है, ठीक ना, यानी कि डीपीटी का टीका जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए लगाया जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया कि टेटनस रोग जो होता है ये किस जीवाणु के कारण होता है, ये होता है आपको क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है आपको टेटनस रोग। और डिप्थीरिया रोग होता है आपको कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से। और काली खांसी आपको होता है तो ये होता है आपको बोर्डेला पुर्टिस जीवाणु से होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ से। देखिए राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जो है ये आपको जयपुर में स्थित है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर। ठीक ना, और राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर में हो गया। और पूछेगा राष्ट्रीय हेमोपैथिक संस्थान यानी कि होम्योपैथिक राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपको कोलकाता में है। ठीक है, कहाँ पर ये कोलकाता में है। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी कि एम्स हो गया, ये कहाँ पर है, तो ये आपको नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किस तत्वों के गुणधर्म, किसी भी तत्व है उसका गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कोई भी देखिए आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का गुणधर्म जो है उसके परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को समझते हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है जो कि क्रिया उरिया कर लिया यानी कि वो विघटन के बाद जो है वो पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, इसे हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है उस पदार्थ को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए दूध से हम दही बना दिए, दूध से दही बना दिए, तो क्या हम दही से दूध पुनः बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जैसे कोई कागज़ उसको जला दिए तो कागज़ से क्या बन गया, राख, तो उस राख से हम कागज़ नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि इससे जो है हम कोई पदार्थ को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जल है, जल से हम इसको जमा करके क्या बना दिए, बर्फ़ बना दिए यानी कि ठोस बना दिए, तो हम पुनः बर्फ़ को पिघला करके जल बना सकते हैं, तो ये क्या गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार देखिए कोई भी जल है उससे क्या गया, वाष्प बन गया। ठीक है, तो वाष्प से पुनः हम जल उसको ठंडा करके बना सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। ये हमसे पूछा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन में दहन दिया है। दहन मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ जल गया तो पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, तो रासायनिक के हो गया। अब देखिए बी नंबर का उबला हुआ पानी, सी का प्रकाश संश्लेषण, तो रासायनिक परिवर्तन है। डी नंबर बहुलीकरण, ये भी रासायनिक परिवर्तन, लेकिन जो यहाँ उबला हुआ पानी है ये क्या है आपको, ये आपको भौतिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। क्वांटम संख्या देखिए वे संख्याएं हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा को जानकारी देता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति और उसमें कितना ऊर्जा है उसकी जानकारी देता है कौन, तो क्वांटम संख्या देता है। देखिए क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। देखिए पहला है आपको मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है द्विज्ञांसी क्वांटम संख्या, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथा है आपको चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक, तो टोटल कितना है, तो 4 को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा धातु तत्व नहीं है। देखिए ए नंबर कॉपर दिया तो कॉपर तो धातु है ही है, आयरन भी धातु है, मरकरी भी धातु है, लेकिन ये सल्फर देखिए जो कि धातु नहीं है। सल्फर का देखिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 16 होता है और परमाणु द्रव्यमान 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सल्फर क्या है, तो धातु तत्व नहीं, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि C14 और 7N14 दे दिया है, तो ये किसका उदाहरण है। ठीक है, देखिए हम सब चीज़ को इस बारे में समझ लेते हैं। देखिए समस्थानिक क्या होता है कि समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणु को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और देखिए समस्थानिक में क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या समान होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब तो पूछेगा कि सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है, तो ये पोलिनियम है। ठीक है, तो पोलिनियम के कितना समस्थानिक है, तो टोटल 27 को समस्थानिक है, किसको, पोलिनियम के। ठीक है, और देखिए समभारिक को देख लेते हैं। समभारिक क्या होता है कि समान परमाणु द्रव्यमान किंतु परमाणु क्रमांक क्या, समभारिक क्या गया, समान परमाणु द्रव्यमान, कि तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, उसे समभारिक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ आर्गन है 1840, यहाँ देखिए भार आपको समान है 40-40 सभ्य में, तो ये क्या हो गया आपको समभारिक हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ है समन्यूट्रॉनिक है, यानी कि जिस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी उसे हम क्या कहेंगे, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन 1 3 है और हीलियम देखिए 2 3 है, दोनों न्यूट्रॉन निकालेंगे, देखिए 3 में से जगह यहाँ 2, यहाँ 4 में से जगह 2, यानी कि दोनों में क्या हो गया, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, यानी क्या हो गया, ये समान है तो समन्यूट्रॉनिक हो गया। और देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होगा, इस आयनों में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, समान होगा, वैसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। तो देखिए सब इलेक्ट्रॉनिक परमाणु और आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे देखिए नियोन प्लस है और नियोन हो गया, मैग्नीशियम प्लस प्लस, एल्युमिनियम प्लस, सब कैसा है, तो सब न्यूट्रॉनिक है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है कि कार्बन 614 है और नाइट्रोजन क्या है, तो 714 है। यहाँ देख रहे हैं कि इसका परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग है, कार्बन का 6 है और नाइट्रोजन का 7 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान देखिए क्या है, दोनों का 14-14, यानी कि क्या होगा, दोनों का परमाणु द्रव्यमान समान है। तो परमाणु द्रव्यमान समान है, इसको क्या कहेंगे, तो समभारिक कहेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है समभारिक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समभारिक, क्योंकि इसका देखिए परमाणु भार क्या है, समान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बीटा का निम्नलिखित में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है। देखिए बीटा कण जो है ये आपको ऋणात्मक आवेश वहन करता है। कैसा आवेश वहन करता है, तो बीटा कण ये ऋणात्मक आवेश करता है वहन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए बीटा कण का द्रव्यमान जो होता है ये हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना होता है, तो 1/1840 गुना होता है। ठीक ना, और बीटा कण जो होता है इसका वेग कितना होता है, तो वेग जो है लगभग प्रकाश के वेग का जो है ना 9/10वां भाग होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन सा है। देखिए कोई परमाणु है उसका 3 को आधारभूत अवयव कौन कौन सा है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या है आपको, तो ये है आपको परमाणु का आधारभूत अवयव है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है। चूना पत्थर को निरूपित करता है, तो चूना पत्थर से हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है आपको CaCO3। देखिए आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है CaCO3, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही आपको चूना पत्थर को निरूपित करता है। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर जो है इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ देखिए दंत मंजन में हो गया, पेस्ट बनाने में होता है, तथा दीवार पर जो सफ़ेदी करते हैं, रंगाई पुताई पहले किया जाता था इससे, तो इसमें प्रयोग होता है, और इसका उपयोग जो है आपको सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके सारा पिछला मतलब जो है आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।